क्या था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब सिर फिर जाना, दिमाग बदल जाना, मस्तिष्क बदल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ हुआ। किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लग जाना। अब बेचारा अंधा व्यक्ति क्या बटेर पकड़ेगा। बचपन में एक खेल हम लोग करते थे कि थोड़ा सा दाना रख देते थे आंगन में और सूप लगा करके उसको कोई लकड़ी के सहारे टिका देते थे, और वो चिड़ै जो होती है घर की, वो चुपते चुपते टहलते टहलते आती थी और उसको चुगने लगती थी, और उधर पीछे से दबे पांव जाते थे हम लोग और उसको सूप को ऐसे करके गिरा देते थे। उसके नीचे आ जाए तो फिर कपड़ा रख करके उसको पकड़ लेते थे, धागा में बांध करके उसको खूब उड़ाते थे। बड़ा आनंद आता था। बचपन में इस तरह का खेल था। तो अंधे के हाथ बटेर लगा, लेकिन ये तो आंख वाला व्यक्ति ही कर सकता है ना। अंधा व्यक्ति भला बटेर कैसे पकड़ सकता है। लेकिन अब अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था और खुदा न खास्ते बटेर कहीं से आया और हाथ उस पर पड़ गया। यही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अरे वो तो जितना तुम पढ़ करके गए थे बहुत कम, जो पढ़े थे वो परीक्षा में भिड़ गया और तुम उसको लिख डाले और क्लास में तुम अव्वल आ गए। यही है। लेकिन ये बटेर जो तुम्हारे हाथ लगा है तुम अंधे को ये बार बार बटेर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात ये गांठ बांध लो कि बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इस तरह खेल कूद से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर कहते हैं कि मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। प्रेमचंद की एक कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा का बहुत प्रिय थे, बहुत माने इनका खेल बहुत प्रिय रहा है ये गुल्ली डंडा। और आज जो आप क्रिकेट खेलते हैं इसी गुल्ली डंडा का विकसित रूप है, और दोनों खेल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम इसमें बैट से मारते हैं बॉल को, उसमें डंडे से मारते थे गुल्ली को। बड़ा, और देहात में तो अभी भी जो गांव वगैरह है ग्रामीण परिवेश में अभी भी ये बच्चों का खेल है। तो गुल्ली डंडा, अब गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, उसमें दोनों तरफ नुकीला होता है गुल्ली जो होती है और बीच का जो उभरा हुआ भाग होता है। तो ऐसे डंडा से इसे मारते हैं तो उछाल आता है, और जब उछाल आया तो हवा में ही जब गुल्ली है उसको निशाना लेकर के मारा जाता है डंडे से और बहुत दूर जाता है। देखो अब सवाल यह है कि मैं भी बचपन में इन्हीं की तरह जब पढ़ रहा था तो मिडिल स्कूल हाई स्कूल में तो गुल्ली डंडा खेलता था। तो मैं खेलने में बड़ा कमजोर था, तो बार बार मैं हुक जाता था। लेकिन कभी कभी मुझसे भी ऐसी चोट पड़ती थी कि 100 मीटर की दूरी पर गुल्ली जाकर गिरती थी, तो मैं भी समझने लगता था कि हाँ मैं भी खिलाड़ी हूं। यहाँ कहते हैं कि गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, कभी कभी लग जाती है गुल्ली पर, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सफल खिलाड़ी हो गया। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अब उनको लगता है कि मेरी बातों का असर उनकी बातों का असर उनके छोटे भाई पर नहीं पड़ रहा है। कारण यह है, या कम पड़ रहा होगा, क्योंकि वे फेल हो गए हैं। जो स्वयं फेल हो जाता हो
वो अपने छोटे भाई को क्या उपदेश देगा? तो उनको लगता है कि मैं फेल हो गया हूं और वह पास हो गया है, इस कारण से उसका अहंकार और भी बढ़ गया है। क्योंकि वह खेलते कूदते अपनी कक्षा में अव्वल आया है, तो इस कारण से उसको अहंकार और हो आया है। और उनको लगता है कि जो मैं जो नसीहत दे रहा हूं वो उतना असरदार नहीं होगा, इसलिए उसको असरदार बनाने के लिए फिर एक और नए प्रकार की दलील देते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, दांतों पसीना आ जाएगा। मुहावरा है, परेशान हो जाना, परेशान हो जाना, दांतों पसीना आना। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, लोहे का चने चबाना, कठिन कार्य करना। अलजबरा, इनकी दृष्टि में अलजबरा बहुत कठिन विषय था, अलजबरा और ज्योमेट्री। इनके लिए बड़ी हार्ड विषय, इसलिए कहते हैं कि अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मतलब उसको पढ़ना समझना एक बहुत कठिन कार्य है। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे देश में, तो उस समय जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो ब्रिटेन का इतिहास पढ़ाया जाता था, भारत का नहीं, ब्रिटेन का इतिहास। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं है। देखो इतिहास जो है, कहा गया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, लोग आज भी कहते हैं, ये लोकोक्ति है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा और रात पढ़ो दिन सफा। हिस्ट्री में जो डेटा होता है ना, वो डेटा याद रखना, स्मृति में रखना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है, इसलिए बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। बार बार पढ़ते रहने से, देखते रहने से स्मृति में वो बात बनी हुई रहती, वो डेटा बना हुआ रहता है। और डेटा ही हिस्ट्री की जान है, हिस्ट्री का प्राण है। बिना डेटा के ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन आपसे नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा, 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, और सब नंबर गाय सफाचर, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। सिफर मतलब उर्दू में सिफर को जीरो कहते हैं, जीरो यानी शून्य। शून्य को उर्दू में सिफर कहा जाता है, मतलब शून्य भी तुमको नहीं मिलेगा। सफाचट, एकदम साफ, सब नंबर गाय। क्योंकि अगर घटना घटी है 7वें हेनरी के समय में और तुमने लिख दिया 8वें हेनरी, तो सब नंबर गाय। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। अब आपके मानस में प्रश्न उठा हुआ कि कोड़ी क्या है? कोड़ियों चाल। देखो, पहले एक गांव में जब मैं रहता था तो उस समय भी 4 का एक गंडा होता था, 5 का गाही, और जो पुआल होता है, नेवारी उसको कहते हैं, आटी कहते हैं धान का, और पीटने के बाद जो आटी बचती है उसको बेचा जाता है। तो 5 का गाही नहीं, एक गाही में 5 आटी, 4 गोईठा बिकता था गंडा के हिसाब से, है ना, 1 रुपये का 2 गंडा, 3 गंडा, तो 4 का 1 गंडा, 12 का 1 दर्जन, और 20 की एक कोड़ी। तो कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं, कई 20 चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे।
एक ही नाम के पीछे द्वयम स्वयं चारुम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता।